अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में 3 अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो जी कहते हैं ना वो कि घर का भेदी लंका ढाए, तो वो वाला मामला कुछ पीएमएलएन के साथ भी हो गया है और अब किसने उनकी सारी लंका ढाई है, क्या खबरें बताई हैं, अंदर क्या मामला तय हुए हैं, ये सारी कहानियाँ आपके सामने रखेंगे। और ये कोई और नहीं, बड़ा अहम बड़ा करीबी लीडर है पीएमएलएन का जो ये बात कर रहा है। और उसके बाद फिर एक तस्वीर बड़ी आज वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जिसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी। ये तस्वीर है एक मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी की, और इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे वो उनके हामी हों, चाहे वो उनके मुखालिफ हों, नाक़दीन में से हों, तो हर कोई इस पर क्यों बात कर रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि चाइना जो कि आम तौर पर मुख्तलिफ ममालिक या दोस्त ममालिक के भी इवन अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान के जो अंदरूनी एक खलफशार है उससे मुतल्लिक जो उसने गुफ्तगू की है, वो क्या है और क्या उसका मतलब है, उसको कुछ आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेकिन पेशतर इसके कि मैं ये तमाम खबरें आपके सामने रखूं, आज एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है उससे मुतालिक ज़रूर थोड़ी बात करनी चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि खैबर के इलाके में वादी तीरा है गालिबन, वहाँ पर एक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया गया दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर। और उसके बाद इस जो कार्रवाई थी इसके अंदर जो दहशतगर्द थे वो तो हलाक कर दिए गए, और बताया यही जा रहा है कि 3 जो दहशतगर्द हैं उन्हें मार दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ दिल इसलिए दुखी है कि इसमें पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के भी 4 जवान शहीद हुए हैं। इन 4 में से एक जो हैं वो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल हसन शहीद साहब हैं, और इनको आप देखिए, मैं इनकी तस्वीर देख रही थी, बहुत ही चेहरे पे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका नज़र आ रहा था, और एक डिटर्मिनेशन और एक गुडनेस थी जो उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी। अल्लाह ताला हमारे शुहदा के दर्जात बुलंद करे। यकीनी तौर पर ये तमाम लोग जो कि मुल्क में अमन व अमान के लिए जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान के नजराने दे रहे हैं, यकीनी तौर पर पूरी कौम इनसे मोहब्बत करती है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी का अफरीत था उससे निमटने में जो पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं वो लाजवाल हैं, और ये अभी तक भी जारी हैं। बहरहाल ये जो 4 जवान शहीद हुए हैं इनके लिए हम दुआ गो हैं, और ये एक ऑपरेशन था जिसमें जो दहशतगर्द हैं उन्हें हलाक कर दिया गया। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व इस्तेहकाम रखे। ये एक लहर दोबारा हमें नज़र आ रही है। पिछले 3-4 दिन में 3-4 बड़े वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के, जैसे कि जो काफ़िले पर हमला था वो बहुत बड़ा हमला था, पसनी के करीब जो हुआ 14 जवान शहीद हुए। फिर मियाँ वाली एयरबेस पर जो हमला था वो भी बहुत खौफनाक हमला था कि किस तरह अंदर तक ये दहशतगर्द घुस आए और पूरी अपनी एम्यूनेशन के साथ घुस आए, और फिर बहरहाल इनका हमला जो था वो पसपा किया गया और ये दहशतगर्द वहाँ पर सारे के सारे मार दिए गए। और उसके बाद अब ये जो वाक़या है ये भी यकीनी तौर पर एक बड़ा वाक़या है जिसमें एक हमारा कीमती जानी नुकसान भी हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला तमाम शुहदा के दर्जात बुलंद करे। अब आ जाते हैं जी, जो सिलसिला है ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वैसे इस पर भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की मज़ीद कोई एक शदीद लहर अगर नज़र आती है तो इसके पेश नज़र कहीं ये ना हो कि फिर इलेक्शन के मुलतवी करने की बात होने लगे और ये कहा जाए कि जी अब इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं रहे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अल्लाह ना करे कि इस नहज के हालात होंगे, कि कोई अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा दिगरगूं हालात हो जाएं। और दूसरी बात ये कि अगर दहशतगर्दी के वाक़यात ये हो भी रहे हैं तो इसके बावजूद भी इलेक्शंस को बहरहाल यकीनी तौर पर इनका इनेकाद होना है। और ये बात आप याद रखिए कि 2013 में इससे कहीं ज़्यादा बुरे हालात थे, और उस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर ही बड़े खौफनाक हालात थे, बड़े दर्दनाक मनाजिर थे, जब हम बार बार ये न्यूज़ कवरेज करते भी थे, देखते भी थे कि किस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर बड़े बड़े बम धमाके हो रहे थे। और उस वक्त बहुत सारी जो सियासी जमातें थीं, जिसमें एएनपी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, वो ये बात आज तक कहते हैं कि हम खुलकर कैंपेन तक नहीं कर सके थे क्योंकि उनकी जो लीडरशिप थी उनको ज़्यादा थ्रेट्स थी टीटीपी की तरफ से उस वक्त, और काफ़ी ज़्यादा उस वक्त जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे वो नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी 2013 का जो इलेक्शन था वो मुनक़िद किया गया और मुल्क को एक इलेक्शन दिया गया।
तो इस वक्त भी बहुत ही मुल्क के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि ये इलेक्शन हो, ना सिर्फ इलेक्शन हो बल्कि साफ शफाफ हो, और फिर ऐसा इलेक्शन हो कि जिसके नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत आए और वो मुल्क को आगे लेकर चले। और ये बात अब उठना शुरू हो चुकी है, चाहे ये बात मुल्क के अंदर के हलकों की है, चाहे अब मुल्क के बाहर से भी यही आवाज़ हमें उठती नज़र आ रही है। और इसमें पहले तो हम देख रहे थे कि दोस्त ममालिक की बात होती थी तो सऊदी अरब की भी बात होती थी, फिर उसके बाद चाइना की बात होती है, अमेरिका IMF के साथ मामलात हैं, ये सब। तो ये बहुत सारे बैरूनी फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा ही पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उनके साथ बहुत इंटरलिंक्ड हैं। बहुत सारे लोग इस बात को शायद करना भूल गए हैं या दानिस्ता खामोश हैं कि बहुत हमने ये दावा सुना था कि सऊदीया की तरफ से भी बहुत बड़ी एक इमदाद आ जाएगी और पाकिस्तान की मईशत को जैसे एक ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि सऊदी जो शहजादे हैं वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान आए नहीं, भारत गए और 1 घंटा तक पाकिस्तान में नहीं रुके, बल्कि इसके साथ साथ अभी तक भी उनकी तरफ से जो हमें बताया गया था $25 अरब कतर देगा, $25 अरब UAE, $25 अरब सऊदी अरब, तो वो सारों में से कोई हमें उसका $1 अरब भी मिलता हुआ उस तरह से नज़र नहीं आ रहा जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कोई प्रॉमिस किया हो। ये अलग बात है कि वहाँ पर भी अब हालात बड़े बदल गए हैं। जो गज़ा और इसराइल की सूरत हाल है उसने यकीनी तौर पर तमाम ममालिक की जो मईशत है उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन मार्क तो खड़े किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी उसके अलावा भी ये एक बड़ी ऑब्वियस सी बात थी, और मैंने उस वक्त भी अपने वीलॉग में आपसे ये बात कही थी कि कोई भी मुल्क ऐसे किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक कि उसको इस बात का यकीन ना हो कि उसकी सरमायाकारी जो है वो महफूज है। और ये उसी वक्त होगा जब उसके अंदर जो हालात हैं मुल्क के वो मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी से पाक होंगे, बिल्कुल उसमें एक इस्तेहकाम होगा, तो उसके बाद ही कोई मुल्क उसमें अरबों डॉलर की सरमायाकारी का। ऐसे नहीं है कि कोई अपने पैसे डबोने के लिए कहीं पर भी फेंक आए। तो आप देख लीजिए आज यही बात है, अभी तक सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है उस मद में नहीं की गई। फिर इसी तरीके से आज चाइना के जो कौंसल जनरल का बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बिटवीन द लाइन्स भी और बल्कि ओपनली भी ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है एक तो वो होना चाहिए और फिर वो साफ शफाफ होना चाहिए, और फिर वो ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले तमाम, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठें, मामलात को ठीक करें, अपने जो कशीदगी है, जो अपने अंदरूनी आपके खलफशार हैं उनको दूर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है कि उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि जिस टाइप का इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है वतन अजीज़ में, उसके नतीजे में कोई इस्तेहकाम नहीं आने वाला, उसके नतीजे में फिर भी इंतशार रहेगा। और अगर वो इंतशार रहेगा तो जाहिर है जिस मुल्क की भी यहाँ पर सरमायाकारी, अब जाहिर है चाइना के यहाँ पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी है CPEC की सूरत में, और वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा इग्नोर भी हुआ है और उसमें काफ़ी मसले मसाइल रहे हैं अभी पिछले जो सारे वाक़यात मुल्क के रहे हैं उसकी वजह से भी। तो उनका भी ज़ाहिर है इसके हवाले से एक वाज़ेह कंसर्न है। तो बड़े ही तरीके सलीके के साथ वो चाइना जो हमेशा परहेज़ करता है कि लोगों के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत ना करे, उसने ये आपको बिटवीन द लाइन्स ये पैगाम दे दिया है कि भाई हमारे लिए भी ये कंसर्निंग बात है कि आपका जो मुल्क है वो एक इस्तेहकाम की तरफ जाता नज़र नहीं आ रहा। और नवाज शरीफ साहब के लिए भी उन्होंने कोई बहुत वेलकमिंग स्टेटमेंट्स नहीं दिए। हमेशा जो शरीफ फैमिली है वो आपको ये प्रचार करती नज़र आती है कि जी चाइना के साथ या फिर सऊदी फैमिली के साथ उनके बड़े कोई दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और अगर ये लोग आ जाएं इक़्तिदार में तो वो तो जैसे अरबों डॉलर्स की बारिश कर देंगे। तो ये देखिए आपके जब मियाँ साहब वहाँ पर होके भी आए हैं तो ऐसी कोई ख़बर नहीं आई कि वहाँ पे शहज़ादा सलमान के साथ उनकी कोई मुलाकात हुई है, जबकि ये ख़बरें पहले थीं कि उन्होंने कोशिश की है मुलाकात की। और फिर उसके बाद जब वो आ भी चुके हैं तो जब चाइना के सफ़ीर से इस हवाले से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि भाई यह अंदरूनी मामला है। मतलब उन्होंने वो ये भी कह सकते थे कि जी अच्छी बात है, खुश आइंद है, एक बड़े लीडर हैं, आ गए हैं, ठीक है आगे बढ़ना चाहिए प्रोसेस, लेकिन उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहे। उन्होंने कहा ये अंदरूनी मामला है, तो एक डिस्कनेक्ट सा उन्होंने शो किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। और फिर साथ ही वो ये जहाँ बात कर रहे हैं कि भाई आप बाकी स्टेक होल्डर्स को भी लेकर बैठे और इलेक्शन से पहले ये मामला तय हो। इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? इसकी वजह बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप जितने मर्जी अवाम के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करें, जो मर्जी प्रिटेंड करते फिरें लोगों को, लेकिन जो बैरूनी ताकतें हैं वो भी अंदरूनी जो मामलात हैं उन तक रेक रसाई रखती हैं और उन्हें इस बात का अच्छी तरह पता है कि पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त क्या है।
तो अब जब सऊदी अरब हो, चाइना हो या कोई भी और मुल्क हो, जब वो ये देख सकता है, वो तमाम सर्वेस देख सकता है, जो उनके अपने सफ़ीर हैं वो उनको रिपोर्ट्स देते हैं, तो उसकी बुनियाद पर उनके लिए ये फैसला करना या जज करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो आपकी पब्लिक है उसकी मेजॉरिटी, बल्कि मेजॉरिटी भी कोई ऐसी नहीं कि कोई थिन मेजॉरिटी, अच्छी खासी मेजॉरिटी जो है वो तो आपकी इमरान खान के साथ खड़ी है। और आप यहाँ पर सारे तैयारियां बना के बैठे हैं, कुर्सी जो साइज़ बनवाया है, जो शेरवानी का साइज़ है वो आप नवाज शरीफ का बनवा रहे हैं। तो इसलिए ये लोग आपको बार बार अक्ल की बात का मशवरा दे रहे हैं कि अक्ल करें, अक्ल करें। आप एक साफ शफाफ मुल्क को इलेक्शन दें और इलेक्शन से पहले एक अच्छा माहौल दें ताकि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आए, ये मसाइल ख़त्म हो। फिर आप गंदा मंदा इलेक्शन करवाएंगे, बिल्कुल धांधली ज़दा इलेक्शन करवाएंगे, फिर उसके बाद तहरीकें शुरू हो जाएंगी कि जी ये तो इलेक्शन सही नहीं हुए, और फिर जहाँ पे बात शुरू हुई थी वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। यानी अभी भी एक गैर यकीनी है, अभी भी एक इंतशार है मुल्क में, वो आगे चलकर भी यही सिलसिला दराज रहेगा। तो क्या फ़ायदा होगा इस पूरी एक्सरसाइज का फिर? तो ये एक बड़ी लॉजिकल और बड़ी अक्ल वाली बात है, लेकिन मुझे पूरी इस वक्त जो आप कह लें कि असेसमेंट है मेरी, वो यही है कि कोई इस अक्ल वाली बात पर कान धरने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। ऐसी कुछ अक्ल वाली बात खुद PMLN के अंदर भी आवाज़ें हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस हैं, जो कि एक इस वक्त आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अबेंडेंट रुकन हैं PMLN के, जिन्होंने तकरीबन छोड़ ही दी है। वैसे तो वो कह रहे हैं कि मैं हूँ जब तक कि अगली जनरेशन को पावर ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो वो तकरीबन लाताल्लुक़ हो चुके हैं। अब ना किसी इजलास में हैं, ना किसी जलसे में हैं, ना किसी मुशावरत में हैं, ना इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर क्या वो PMLN का हिस्सा रह गए। और ख़ुद इसहाक डार साहब हों या बाकी जो रहनुमा हैं, वो भी अब लग रहा है कि उन्होंने जो अभी आखिरी 1-2 दफ़ा उनके बारे में बात की है, तो उससे तासुर यही मिला है कि वो भी अब ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी अब हमारे साथ नहीं रहे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो अभी एक रीसेंट इंटरव्यू नदीम मलिक के साथ आज हुआ है, उसमें उन्होंने बड़ा वाशगाफ अंदाज में 3-4 बातें पॉइंट आउट की हैं। पहली बात तो उन्होंने ये बात कही कि जिनको इक़्तिदार में रहने का शौक़ है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहें। तो मतलब यही है बेसिकली कि वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये आपको बिटवीन द लाइंस बता दिया है कि नवाज शरीफ साहब और ये जो सारा ग्रुप है इस वक्त PMLN का, जो इक़्तिदार के वजह से इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, तो ये वो साफ बात बता रहे हैं कि फिर वो डील करके आए हैं, मामला तय करके आए हैं, चीज़ें मैनेज करके आए हैं। और फिर वो ये साथ कह रहे हैं कि जिनको इक़्तिदार की पड़ी है वही इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। फिर उसके बाद उन्होंने भी वही बात की है जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो आवाज़ें बाहर से उठ रही हैं अंदर से भी उठती नज़र आ रही है। उन्होंने भी ये बात कही है कि नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, इमरान खान हों, आर्मी चीफ हों, चीफ जस्टिस हों, ये पांचों जो बड़े हैं मुल्क के, इनको सर जोड़कर बैठना चाहिए। इलेक्शन से पहले स्पेस देनी पड़ेगी एक दूसरे को, मामलात को तय करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ द गेम सेट करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप इलेक्शन में जाएं, वरना इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वही दिन वही रात होगी अगर आप इस तरीके से बगैर किसी एक को बिल्कुल आउट करते हुए, मैदान से रौंदते हुए, दूसरे को बगैर किसी पॉपुलैरिटी के उसको उठा के सर पे बिठा दें। तो इसके साथ फिर यही होगा जो अभी आप देख रहे हैं कि एक मुस्तहकम हुकूमत तो नहीं आएगी। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी यही बात की है। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की है कि जी मेरी अब फ़िलहाल PMLN के अंदर कोई मज़ीद किरदार की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। तो एक तरह से उन्होंने भी टाटा बाय बाय कह दिया PMLN को। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बेसिकली तो वैसे एतराज़ वहीं से शुरू हुआ था कि भाई जब मरियम नवाज़ जो थी वो आगे थी और उसको लीड कर रही थी मामलात को, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर भी उन्होंने बहरहाल बातें की हैं कि पहले से भी वो ये बात कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कशीदगी है, इसको ख़त्म होना चाहिए और एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए सियासी दुश्मनी को। और फिर उसके बाद अब जो PMLN PTI के साथ जिस तरह से वाक़यात हुए हैं तो उसको भी वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो कंडेम करते रहे हैं। तो वो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पार्टी लाइन से हटकर ही बात कर रहे थे, पार्टी लाइन टोन नहीं कर रहे थे। तो ये जी अब बातें हैं, सारी अंदर से भी आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, सेन वॉइसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सेन वॉइसेस को कोई सुनता नज़र नहीं आ रहा। लास्टली मैं ज़रा बात कर दूं अहमद नूरानी साहब, जो कि पाकिस्तान के एक तहकीकाती मारूफ सहाफ़ी हैं और कुछ उन्होंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की ख़बरें भी दे रखी हैं माजी में, जिसकी वजह से कुछ इस्टेब्लिशमेंट भी उनसे नाराज़ हुई, कुछ ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो पोलिटिकल एलीट है वो भी उनसे खफा रहती है। करप्शन के मामलात से जुड़ी ख़बरें वो बहुत ज़्यादा दे चुके हैं। तो अब वो पूरा एक, बल्कि उनका एक पूरा एक सेटअप ही था जो कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था,
اور وہ یہ سارا پھر ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے ان کے کافی پیسے ویسے بھی خرچ ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ کافی عرصے سے اب باہر مقیم ہے, بیرون ملک مقیم ہے, اور وہیں سے اب وہ کچھ ویلاگس وغیرہ بھی کرتے ہیں اور کچھ اپنا تھوڑا بہت انویسٹیگیٹو سٹوریز پہ کام بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کی ایک آج پکچر بڑی وائرل ہوئی ہے کہ جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک غالباً ایک وائن شاپ ہے, یا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ ایک جیسے اسٹال سا ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ہمیں بوتلیں پڑی نظر آ رہی ہیں, کچھ جوسز بھی ہو سکتے ہیں, وائن بھی ہو سکتی ہے, وی ڈونٹ نو. لیکن ظاہر ہے وہ بیرون ملک ہیں, وہاں پر تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے شراب نوشی پر یا اس کی خرید و فروخت پر. تو بہرحال وہ کسی اس طرح کے اسٹال پر موجود ہیں اور وہ وہاں پر اس کی کچھ پیکنگ میں مصروف ہیں, اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ وہاں پر ایز اے شاپ کیپر جیسے کام کر رہے ہیں. تو اس پر جو ان کے ناقد صحافی ہیں وہ مذاق بھی کر رہے تھے, طنز بھی کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی اب یہ صحیح جگہ پہ کام کر رہا ہے, یہ اس کا اصل کام ہے وغیرہ وغیرہ. اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی یہ تو بڑا غیر اسلامی کام ہے کہ یہ بیٹھ کے وہاں پہ شراب بیچ رہا ہے اور یہ وہ. تو انہوں نے کچھ نے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن کچھ اور لوگ ان کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے تھے کہ بہرحال وہ ایک صحافی ہیں اور ابھی تک وہ صحافت سے وابستہ ہیں, انہوں نے کوئٹ نہیں کی ہے صحافت. لیکن اگر وہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا, یا وہ اگر اپنا جو بھی گزر اوقات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی ایکسٹرا کام کر رہے ہیں, تو محنت سے کیا ہوا کوئی بھی کام جو ہے, اگر وہ کوئی شاپ کیپر ہے, کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے, باہر کوئی بھی کسی قسم کا بھی وہ روزگار کما رہا ہے, تو بات یہ ہے کہ وہ اس کی اس میں کوئی ایسی چھوٹے پن کی بات تو نہیں ہے, یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی باعث شرمندگی بات ہے. بلکہ بعض لوگ اس کو فخر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی حرام کمانے سے بہتر ہے, حرام کھانے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں لیکن اپنی محنت سے کما کر کھائیں. تو یہ وہ ان صحافیوں سے یہ ایسے صحافی اچھے ہیں کہ جو اپنا قلم فروخت کر لیتے ہیں, جو اپنی فکری بددیانتی کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس کے بدلے وہ پلاٹس لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اوبلائج کرتے ہیں حکمرانوں کو, اور وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ خود بھی شاید دل میں تسلیم نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ سچ ہے, لیکن وہ صرف جس کو کہتے ہیں نا آرڈر پر مال تیار کرتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ جی آج ہم نے اپنے جو مالک ہے اس کے لیے یہ الفاظ کہنے ہیں, تو وہ پھر وہ کہتا چلا جائے گا. تو وہ بیسیکلی اپنے قلم کو ان کی منشا کے مطابق چلاتا ہے. تو وہ کوئی صحافی جینوئن صحافی تو نہیں کہلا سکتا. تو ایسے صحافی سے تو وہ صحافی بہتر ہے کہ جس کا اگر نہیں بھی صحافت سے گزر بسر ہو رہا تو کم از کم وہ محنت سے اپنا روزی روٹی کما رہا ہے, لیکن ساتھ میں وہ یہ کام تو نہیں کر رہا کہ کسی کو بیٹھ کر وہ جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے, کسی کے ایما پر کہہ رہا ہے, یا کوئی اپنی قلم فروشی کر رہا ہے, اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے, یا اپنے قلم کی کوئی قیمت لگا رہا ہے. تو یہ اس پر بڑی بحث ہو رہی تھی. کچھ لوگ دکھ کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اتنا مانا تانا انویسٹیگیٹو, اتنا بڑا نام, اور وہ بیچارہ جو ہے وہ ایک اس طرح سے ایک شاپ چلانے پر مجبور ہے. تو بہرحال وجہ جو کوئی بھی ہو, جس بھی آپ انداز سے دیکھیں, لیکن اگین بہت سارے لوگ اس کو عادل شاہ زیب کے ساتھ کل جس طرح سے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ بھی لنک کرتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ بہت سب کے پاس آپشنز ہوتے ہیں نا, کہ اگر یہ تو بڑا آسان کام ہے, ایسی جرنلزم کرنا تو بہت آسان کام ہے کہ آپ جس طرف ہوا چل رہی ہے اس طرف چل پڑیں, جس کے گن گانے ہیں اس کے گن گاتے چلے جائیں, آپ کو بینیفٹس بھی مل جائیں گے, آپ کے اوپر کوئی پرابلم بھی نہیں آئیں گے, آپ کو کوئی تھریٹس بھی نہیں ملیں گے, آپ کی نوکری کو بھی کوئی خطرہ نہیں, بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جو لوگ ضمیر کا سودا نہیں کرتے وہ پھر یہ مشکلات بھی جھیلتے ہیں, وہ پھر اپنے اوپر سختی بھی برداشت کرتے ہیں, ان کو مالی مشکلات کا بھی سامنا رہتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی پھر تاریخ کا حصہ بھی وہی لوگ بنتے ہیں جو یہ مشکلات جھیلتے ہیں. تاریخ بھی انہی کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتی ہے, سنہری الفاظ میں یاد رکھتی ہے, کہ جنہوں نے تاریخ کے صحیح سمت کا چناؤ کیا ہوتا ہے, نہ کہ وہ اپنے آپ کا ذاتی مفاد یا یہ صرف محض دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی جس کو کہتے ہیں کہ فائدہ بظاہر وقتی فائدے کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا کر بیٹھے. تو بہرحال جی یہ آج کی سٹوریز تھی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.